हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन हिस्टोपीडिया। इंडियन हिस्ट्री के इस बुक रीडिंग सीरीज में आ रहा है कंपटीशन के। ये नेक्स्ट चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो जैसा कि स्रोत इतिहास में तीन प्रकार से मिलते हैं हमें, पुरातात्विक माध्यम से पुरातात्विक स्रोत, और जो साहित्यिक है वो साहित्यिक स्रोत है, और थर्ड स्रोत आते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं और आज पुरातात्विक स्रोत को देखेंगे। तो इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो ये देखिए, ये अथर्ववेद में इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इतिहासकार इनकी बुक है व्हाट इज हिस्ट्री। इनके अनुसार इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच होने वाले अंतहीन संवाद है। तो ये कुछ डेफिनेशन है यचकार, और फिर यचकार के अनुसार इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच चलने वाला अंतहीन संवाद है। जेबी ब्यूरी इनके अनुसार है इतिहास विज्ञान है, न कि इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक। बेनेडिक्टो क्रोचे कहते हैं समस्त इतिहासकार समकालीन इतिहासकार है, समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। आर्ज कलिंगवुड कहते हैं संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। जी.आर. एल्टन इनके अनुसार इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है। फ्रांसिस बेकन, ये सारे कोटेशन सब एग्जाम में आ चुके हैं और आते हैं, बार बार ये रिपीट होते हैं। हिस्टोग्राफी में बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, जनरली यही इतिहासकारों के कोटेशन आते हैं, उनकी कुछ थ्योरी और कुछ बुक से नाम आते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। फ्रांसिस बेकन के अनुसार इतिहास हमें बुद्धिमान बनाता है। व्हाट इज हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं यचकार। जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। प्राचीन काल, जिसे हिंदू काल उन्होंने कहा है, मध्यकाल को मुस्लिम काल कहा है, और आधुनिक काल को आधुनिक काल ही कहा है, इसे कोई ईसाई काल नहीं कहा है। 1904 ईस्वी में विसेंट आर्थर स्मिथ प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है। विसेंट आर्थर स्मिथ ही ऐसे इतिहासकार हैं जिनकी क्रोनोलॉजी हम आज भी पढ़ते हैं। जो हम क्रोनोलॉजी ऋग्वेद और सारी चीज़ों का पढ़ते हैं तो वो विसेंट आर्थर स्मिथ द्वारा ही दी गई है। अलेक्जेंडर कनिंघम मूलतः मुद्रा शास्त्री थे ये। इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ है द स्तूप ऑफ बरौथ, द एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अलेक्जेंडर कनिंघम जो भारतीय पुरातत्व विभाग थे, ये इसके पहले महानिदेशक थे ये अलेक्जेंडर कनिंघम। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के 3 महत्वपूर्ण स्रोत मैंने बताया, पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के विवरण। तो पुरातात्विक स्रोतों को देखते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में है सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक प्रमाणिक हैं, क्योंकि ये जनरली कुछ बायस से नहीं है। जब हम साहित्यिक स्रोत पढ़ते हैं तो एक इतिहासकार, जैसे ये कहते हैं ना, कलिंगवुड बोलते हैं कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। तो हमारे जो भी इतिहासकार होते हैं, जो भी साहित्यिक स्रोत, प्राइमरी सोर्स भी मिलते हैं, जो वो कहीं ना कहीं बायसनेस से प्रभावित होते हैं, तो उसमें विचार ऐड हो जाते हैं जो राइटर होते हैं उनका। इसलिए पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं वो सबसे प्रमाणिक स्रोत मानते हैं, प्राचीन काल के माने जाते हैं। इनमें मुख्यतः खुदाई से निकली गई सामग्री, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, ताम्रपत्र, भवन, मूर्तियां, भित्ति चित्रकारी आदि आते हैं। पुरातात्विक उत्खनन 2 प्रकार से होते हैं, लंबवत और क्षैतिज। लंबवत एक सीधा, जैसे तो लंबवत खुदाई जो होती है मात्र ऐसे सीधा, तो इससे हम किसी सभ्यता के बस स्तर को जान सकते हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन जो ये क्षैतिज खुदाई होती है, यानी कि जो लंबवत के बाद ऐसे क्षैतिज जो खुदाई होती है, तो अगर हम कोई सभ्यता को यहाँ पे मिलता है, उसके बारे में हम विस्तृत एक पूरी कॉलोनी को ऐसे क्षैतिज के माध्यम से हम जानते हैं। तो लंबवत में ये है कि बस उसके क्रम को जान सकते हैं कि ये कोई भी जो पुरातात्विक स्थल मिला है उसके कितने क्रम हैं। तो
उतना पता चल सकता है, लेकिन अगर किसी सभ्यता की खुदाई हो रही है और उसकी विस्तृत जानकारी चाहिए तो क्षैतिज उत्खनन करना पड़ता है। तो लंबवत उत्खनन से संस्कृति के काल का मापन होता है, जबकि क्षैतिज से किसी सभ्यता संस्कृति के संपूर्ण स्वरूप का उजागर किया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में की थी। कनिंघम इसके प्रथम महानिदेशक थे। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता कहा जाता है। 1902 में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया। लॉर्ड कर्जन काफ़ी इन्होंने पुरातत्व में रुचि दिखाई, जो वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, तो उनके टाइम पे ही जॉन मार्शल ने फिर से सर्वेक्षण ये पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन किया। तो अभिलेखों का अध्ययन को पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी कहा जाता है। प्राचीन लिपियों का अध्ययन पैलियोग्राफी, जो प्राचीन लिपि होती है उनका अध्ययन पैलियोग्राफी कहलाता है। भारत में अधिकतर अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, गुहाओं, दीवारों, प्रतिमाओं, ताम्रपत्रों एवं सिक्कों पर खुदे हुए मिले हैं। तो सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा की मोहरों पर मिलते हैं, किंतु इन्हें अभी अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। अभी रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस पे प्राइज रखा है कि जो इसकी जो लिपि है, मोहर है, उनको अगर कोई पढ़ता है, जो सक्सेस होता है पढ़ने में, तो उसे शायद पता नहीं कितना प्राइज है, कोई 1.5 करोड़ के आसपास है। सबसे प्राचीन अभिलेख एशिया माइनर के बोगचकोई नामक स्थान से 1400 ईसा पूर्व को मिला है। इसकी खोज ह्यूगो विंकलर ने की थी, 1907 में की थी ह्यूगो विंकलर ने। बोगचकोई अभिलेख की लिपि किलाक्षर लिपि है। भाषा भारोपीय हिंदो यूरोपीय है। बोगचकोई अभिलेख में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। यह हित्ती और मितानी राजाओं के बीच संधि पत्र अभिलेख है। तो ये एक दो राजाओं थे, हित्ती और मितानी, इनके बीच संधि पत्र अभिलेख है, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, ये 4 जो वैदिक देवताओं हैं, इनके नाम मिलते हैं। ईरान में जो एशिया माइनर है और तुर्की में, वो बोगचकोई। किकुकली अभिलेख भी बोगचकोई के निकट तुर्की में ही है। मिस्र में अल अरमना नामक स्थान से कुछ मिट्टी की मोहरें मिली हैं, जिससे बेबीलोनियाई नरेशों के नाम हैं। ये नाम है अर्थमन्य, अर्जवीय, यशदत्त, सुरतन। ये नाम वैदिक से लगते हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के माने जाते हैं, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। कुछ विद्वानों ने बस्ती उत्तर प्रदेश से प्राप्त पिपरवा कलश लेख, अजमेर से प्राप्त बड़ली जो शिलालेख है, बड़ली अभिलेख को अशोक से पहले का बताते हैं। भारत में सबसे पुराना ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है अभिलेख उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की में जो पिपरवा नामक स्थान से मिला है। इसे बुद्ध की मृत्यु के बाद अस्थि अवशेषों पर शाक्यों ने उत्खनन करवाया था। पिपरवा चंद्रगुप्त मौर्य के गोरखपुर स्थित सौगौरा, ताम्रपत्र और बोगरा जो बांग्लादेश में है, उसमें महास्थान अभिलेख भी अशोक से पहले के हैं, किंतु अभिलेखों की नियमित परंपरा अशोक के समय से ही हुई है। चंद्रगुप्त मौर्य की गोरखपुर से ये सौगौरा और बांग्लादेश से महास्थान, ये दोनों अभिलेख मिलते हैं। और इन दोनों अभिलेखों में जो अकाल है, अकाल से संबंधित जो राहत सामग्री, उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। तो भारत में सबसे अधिक अभिलेख मैसूर कर्नाटक से मिले हैं। पार्सिपोलिस, नक्श-ए-रुस्तम, बेहिस्तून अभिलेखों से पता चलता है कि ईरानी सम्राट डेरियस फर्स्ट यानी दारा प्रथम ने सिंधु नदी घाटी पर अधिकार किया था। नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख को डीएनए अभिलेख कहते हैं। नक्श-ए-रुस्तम से ही सबसे पहले जो डेरियस प्रथम है, उसके जो ईरानी आक्रमण हुआ है हमारे यहाँ 4वीं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में,
तो उसकी जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेख। डेरियस प्रथम से प्रभावित होकर मौर्य सम्राट अशोक ने अभिलेख जारी करवाए। अशोक के रायचूर कर्नाटक स्थित मास्की, दतिया मध्य प्रदेश स्थित गुर्जरा जो है, बेल्लारी में जो निट्टूर है, बेल्लारी कर्नाटक में एक और उदगेलम है, अभिलेखों से अशोक के नाम मिलते हैं। तो मास्की जो गुर्जरा, निट्टूर और उदगेलम से अशोक के नाम मिलते हैं। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। केवल पश्चिमोत्तर में अर्थात उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के क्षेत्र में शहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये 2 अभिलेख हैं जो खरोष्टी लिपि में हैं। पाकिस्तान स्थित तक्षशिला एवं अफगानिस्तान स्थित लंगमान से अरामाइक लिपि के लेख मिलते हैं। अफगान स्थित कंधार के पास सर इकुना में यूनानी तथा अरामाइक लिपि में लिखा गया द्विभाषी अभिलेख मिलता है। तो तक्षशिला में, लंगमान में तो अरामाइक लिपि मिलता है, लेकिन जो कंधार में सर इकुना है अफगानिस्तान में, यहाँ से द्विभाषी लेख मिलता है, यूनानी और अरामाइक दोनों का। करनौल स्थित एरागुडी अभिलेख खरोष्टी एवं ब्राह्मी दोनों लिपियों में है। तो खरोष्टी लिपि एक साउथ इंडिया में भी है जो 2 लिपियों में लिखा गया है, वो है एरागुडी, खरोष्टी और ब्राह्मी दोनों लिपि की। इसे प्रोस्टोफेडन भी शैली कहा गया है। यह लेखन विधि क्रमशः दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं चलती है। खरोष्टी लिपि ईरान में प्रचलित अरामाइक लिपि से विकसित हुई है। अशोक के अभिलेखों की भाषा जो थी वो प्राकृतिक थी, लिपि तो ब्राह्मी थी, और जो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा है वहाँ पे खरोष्टी लिपि यूज किया गया है। इसके अलावा जो लंगमान है और तक्षशिला है वहाँ पे अरामाइक लिपि, और जो सर इकुना है अफगानिस्तान में वहाँ पर दोनों बाइलिंगुअल 2 लिपि हैं, जो अरामाइक है और यूनानी लिपि। और साथ में जो दक्षिण भारत में है एरागुडी, वहाँ से भी खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि दोनों मिलती है, लेकिन भाषाएं सबकी एक थी, वो है प्राकृत भाषा। अशोक के अभिलेखों की प्रथम खोज 1750 में जोसेफ टिफेंटलर ने की थी। उसके बाद 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों की ब्राह्मी लिपि पढ़ी। इसके लिए ब्राह्मी एवं ग्रीक द्विभाषी अभिलेखों की मदद ली जेम्स प्रिंसेप, जो पेशे से एक मुद्रा शास्त्री थे। अशोक के अभिलेख का विस्तृत विवरण मौर्य काल की इकाई से दिया गया है। अधिकांश मौर्य अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। अशोक के अभिलेखों रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख विस्तृत संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्र दामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख है। यह संस्कृत भाषा में सबसे बड़ा अभिलेख है जो कि 2री सदी ईस्वी का है। यह अभिलेख चंपू शैली है। चंपू शैली वो शैली होती है जिसमें गद्य और पद्य मिश्रित होते हैं, तो उसे चंपू शैली कहते हैं। चंपू शैली में लिखा गया है। काव्य शैली की प्राचीनतम नमूना जूनागढ़ लेख में है। जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में इसका संपादन किया था। इसकी तिथि शक संवत 72 या 150 ईस्वी है। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक का एक साथ उल्लेख मिलता है। 6 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। स्वयंवर प्रथा और विष्टि का प्रथम अभिलेख ये साक्ष्य मिलता है। जो विष्टि होता था बेगार को कहते थे। गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश से तक्षशिला में हिंद यूनानी शासक एंटिओकस के यूनानी राजदूत हेलियोडोरस का गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। वासुदेव विष्णु को यह गरुड़ ध्वज स्तंभ हेलियोडोरस स्तंभ भी कहते हैं। इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1877 में की थी। एंटिओकस जो यूनानी राजदूत, इसके यूनानी राजदूत था हेलियोडोरस, उसने करवाया था इसकी स्थापना बेसनगर विदिशा में। हेलियोडोरस भागवत वैष्णव धर्म का अनुयायी हो गया तथा उसने स्वयं को सर्वोच्च देवता वासुदेव या विष्णु
का अनन्य भक्त घोषित किया। इस अभिलेख में हेलियोडोरस को भागवत कहा गया, वासुदेव को देव देव कहा गया। गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत वैष्णव धर्म के विकास की जानकारी एवं प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। तो जो भागवत या वैष्णव धर्म का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य यही मिलता है वैष्णनगर विदिशा से। इसे ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया है इसमें। इसके अलावा बदामी शिलालेख, बदामी चट्टान शिलालेख चालुक्य शासक पुलकेशिन प्रथम का है। ये कर्नाटक में है बदामी। ये कन्नड़ भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख है। इस अभिलेख के अनुसार पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया। एहोल अभिलेख संस्कृत भाषा में रविकीर्ति द्वारा लिखित एहोल प्रशस्ति का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख हुआ है। तो पुलकेशिन का जो एहोल अभिलेख है रविकीर्ति द्वारा रचित, इसमें गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग के राजा खारवेल का है। इसको बिशप ए स्टार्लिंग ने 1825 में खोजा। यह ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृतिक भाषा में एक बिना तिथि वाला, इस पर कोई तिथि नहीं, बिना तिथि वाला यह लेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। इसमें नहर निर्माण एवं नंद वंश का उल्लेख करने वाला यह प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। महाराज उपाधि का प्राचीनतम उल्लेख खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। यह ईस्वी प्रथम शताब्दी का एक लेख है। सिक्कों में इस शब्द का उल्लेख इससे पहले के काल में हिंदू यूनानी राजाओं के लिए भी हुआ है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। राजा मिनांडर के अभिलेख खरोष्टी लिपि एवं प्राकृतिक भाषा में है। वडनगर प्रशस्ति गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल से संबंधित है। इसके लेखक सिरपाल हैं। तो अश्वमेघ का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य धनदेव का अयोध्या अभिलेख है, जो पुलकेशिन द्वितीय का एक सामंत था धनदेव। तो पुलकेशिन द्वितीय के टाइम पे ही सबसे पहले अश्वमेघ यज्ञ का अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है धनदेव के अयोध्या अभिलेख में। संपूर्ण चोल वंश में राजाधिराज प्रथम के मणिमंगलम अभिलेख में ही अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी मिलती है। चोल शासकों ने सर्वप्रथम राजराज प्रथम ने अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका अर्थात ऐतिहासिक जो प्राकथन देने की प्रथा थी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। राजराज प्रथम ने ही सबसे पहले ऐतिहासिक प्राकथन देने की प्रथा चलाई थी अपने अभिलेखों के माध्यम से। गुप्त शासक वैन्यगुप्त के बांग्लादेश से प्राप्त गुणेधर अभिलेख में सर्वप्रथम सामंत एवं महासामंत शब्द का उल्लेख मिलता है। मध्य प्रदेश के एरण से वराह प्रतिमा पर हुड़राज तोरमाड़ का लेख मिला है। गुप्त और गुप्तोत्तर काल के अधिकांश अभिलेख संस्कृत में लिखे गए हैं। तो प्राचीन भारत के ये कुछ प्रमुख अभिलेख हैं भाई, इसको जल्दी से देख लेते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख, अभी इसको हम लोगों ने देखा। जूनागढ़ गिरनार रुद्रबामन का जो गिरनार और सुदर्शन झील का वर्णन किया गया इसमें। और हाथी गुम्फा में कलिंग के शासक खारवेल घटनाओं का क्रमिक वर्णन है। यह बिना तिथि का अभिलेख है। और नासिक अभिलेख जो सातवाहन वंश से संबंधित है। गौतमी बलश्री वशिष्ठ पुत्र पल्लवामी सातवाहन वंश। गौतमी पुत्र को सैनिक सफलताओं एवं अन्य कार्यों का वर्णन है इसमें। नानाघाट अभिलेख, इसका जो अभिलेख जिन्होंने उत्कीर्ण कराया था वो है नग्निका, जो सातवाहन वंश शासक सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी नग्निका। तो नानाघाट अभिलेख महाराष्ट्र में सातकर्णी प्रथम के शासनकाल की जानकारी है। प्रयाग प्रशस्ति उत्तर प्रदेश के समुद्रगुप्त ने इनको उत्कीर्ण करवाया था। समुद्रगुप्त की विजयों की नीतियों का पूरा विवेचन चंपू शैली में गद्य पद्य शैली में मिलता है। इसमें बहुत सारे और भी लेख मिलते हैं। मूलतः ये अशोक का एक शिलालेख था, उस पर समुद्रगुप्त ने अपना अभिलेख लिखवाया। और बाद में हम इसमें देखते हैं कि अकबर के टाइम पे भी और जहांगीर के टाइम पे भी इस पर कुछ उसके अभिलेख हैं, बीरबल और जहांगीर के मिडल टाइम में। इसके अलावा मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश के यशोवर्मन मालव नरेश
जो ओलिकर वंश के शासक थे। यशोवर्मन की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है। ऐहोल अभिलेख मध्य प्रदेश, ये यशोवर्मन हर्षवर्धन के समकालीन थे। तो ऐहोल अभिलेख मध्य प्रदेश। पुलकेशिन द्वितीय, हर्ष पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध का वर्णन मिलता है। वह तापी का चालुक्य थे जो। ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश। मिहिर भोज प्रतिहार शासक, गुजर प्रतिहार शासकों की जानकारी मिलती है इससे। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रथम अभिलेख होड़ों को प्रजातित करने वाला सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का वर्णन है इसमें। वही जहाँ पे रुद्रदामन ने जो अभिलेख उत्कीर्ण कराया था उसमें। भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश, स्कंदगुप्त का ये है अभिलेख। और इसमें भी वही पुष्यमित्र और होड़ों का जो उनकी जो युद्ध हुआ है उनका स्कंदगुप्त, ये नहीं पुष्यमित्र नहीं, पुष्यमित्र और होड़ों के साथ युद्ध का वर्णन है स्कंदगुप्त का। और ये है उत्तर मेरू अभिलेख तमिलनाडु, परांतक प्रथम चोल शासक के समय के। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक अभिलेख है उत्तर मेरू अभिलेख। 1919 से 1921 के बीच में ये दो अभिलेखों से चोल काल में स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। तो एकमात्र अभिलेख है चोल शासन के टाइम पे जिसे स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है, तो वो है उत्तर मेरू अभिलेख, परांतक प्रथम का है ये। मेहरौली अभिलेख दिल्ली में है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त शासक थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के सैनिक विजयों की जानकारी मिलती है। और बिलशट अभिलेख कुमारगुप्त फर्स्ट जो चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय के बाद तुरंत शासक बनते हैं गुप्त काल में। कुमारगुप्त प्रथम अभिलेख जिसके कुमारगुप्त तक गुप्त शासकों की वंशावली मिलती है इसे बिलशट में। अयोध्या अभिलेख उत्तर प्रदेश धनदेव, मैं बताया कि इसमें अश्वमेध यज्ञ की सबसे पहले जानकारी मिलती है। मित्र सोम के टाइम का है, अयोध्या के राज्यपाल थे ये। तो अब तक हमने पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेखों को देखा। अब सिक्कों को देखते हैं। तो सिक्कों का अध्ययन को मुद्राशास्त्र या न्यूमेटिक कहा कहते हैं। मुद्राशास्त्र का जनक जेम्स प्रिंसेप जो मुद्राशास्त्री थे मूलतः एक। भारत में आरंभिक सिक्के ईसा पूर्व छठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। आहत सिक्के जो चांदी के सिक्के होते थे, जो लेख रहित है, कोई लेख नहीं होता था, ठप्पा मार कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। इन पर मछली, पहाड़, पेड़, हाथी, चंद्र, अर्धचंद्र आदि चिन्ह पंच करके ठप्पा लगाकर बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहते थे। ये सिक्के अधिकतर चांदी के बने होते थे। आहत मुद्राओं की सर्वप्रथम प्राप्ति 1800 ईस्वी के लगभग कर्नल कोल्डवेल को कोयम्बटूर तमिलनाडु से हुई है। भारत में सबसे पुराने पंचमार्क सिक्के, ये पंचमार्क क्योंकि ठप्पे जो मार के बनाए जाते थे चांदी के, और कोई लेख नहीं होता था उसमें, होता नहीं था, बस चित्रकारी होती थी ये सब। तो सबसे पुराने पंचमार्क सिक्के पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध में मिलते हैं। आरंभ काल के कुछ पंचमार्क सिक्के तक्षशिला से भी मिले हैं। आहत मुद्राओं की सबसे बड़ी निधि अमरावती है मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। समस्त आहत सिक्कों पर अनिवार्य रूप से सूर्य का अंकन होता था। ये है अनिवार्य रूप से, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के लिए आप इसे देख सकते हैं। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1835 में इन सिक्कों को पंचमार्क सिक्के एवं वासुदेव शरण अग्रवाल ने इन सिक्कों को आहत मुद्रा कहा है। तो जो 1835 में है पंचमार्क सिक्के, जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें पंचमार्क कहा है, जबकि वासुदेव शरण अग्रवाल ने इसे आहत मुद्रा नाम दिया। पंचमार्क सिक्कों का विस्तृत अध्ययन, इनकी व्याख्या इजे रैप्सन ने की थी। मुद्रा निर्माण की ठप्पा विधि पंचमार्क का सर्वप्रथम प्रयोग तक्षशिला में हुआ। धातु के बने सिक्के 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले के नहीं मिले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही सिक्कों का निर्माण पर राजकीय नियंत्रण कायम हुआ। इसके पूर्व सिक्कों के निर्माण पर राजकीय नियंत्रण नहीं था। मौर्य काल से पूर्व सिक्के मुख्यतः व्यापारिक संगठन, श्रेणी, निगम आदि द्वारा बनाए जाते थे। वैशाली से श्रेणियों द्वारा निर्मित पंचमार्क सिक्के मिले हैं।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में टाकसाल का उल्लेख प्राप्त होता है। मौर्य काल में मुद्रा एवं टाकसाल का अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। तो टाकसाल के अध्यक्ष होते थे मौर्य काल में, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, तो उसके अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। जबकि रूपदर्शक नामक अधिकारी मुद्रों का जो मुद्रा होता था उसका परीक्षण करता था, यानी सिक्कों का वो परीक्षण करता था, जबकि पूरे टकसाल का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष होता था। सर्वाधिक आहत सिक्के मौर्यकालीन हैं। प्रारंभ से लेकर मौर्य काल तक सर्वाधिक आहत सिक्के पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से मिले हैं। भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल से मिले हैं, जो शीशे, प्रोटीन, तांबा और चांदी, कांस्य, सोने के हैं। ग्रीक प्रभाव के कारण भारत में लेख युक्त सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम स्टार्ट हुआ। उससे पहले लेख युक्त सिक्के नहीं मिलते हैं, जो आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के हैं, उस पर कोई लेख नहीं होता था। तो सेकेंड शताब्दी, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जब ग्रीक इन्वेजन होते हैं, उसके बाद से हमें लेख युक्त सिक्के मिलते हैं। तो सिक्कों के बारे में और, भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासक ने जारी किए। इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में पहली बार सिक्कों पर शासकों के नाम भी और देवी देवताओं की आकृतियाँ भी इन्होंने इंडो ग्रीक शासकों ने ही उत्कीर्ण कराई सबसे सर्वप्रथम, और लेख वाले सिक्के चलाने की प्रथा शुरू की। इंडो ग्रीक शासकों ने द्विभाषिक द्विलिपिक वाले सिक्के चलाए, जिनकी सहायता से 1837 में खरोष्ठी लिपि को पढ़ा जा सका। भारत में सर्वप्रथम तिथि युक्त सिक्के शक शासक जीवदामन ने जारी किया। इंडो ग्रीक शासक अपोलोडोटस के सिक्कों पर सर्वप्रथम भागवत धर्म के चिन्ह दिखाई देते हैं। इंडो ग्रीक शासक अगाथोक्लीज एवं पेंटालिनियन ने सर्वप्रथम निकल के सिक्के चलाए हैं। अगाथोक्लीज पहले ऐसे इंडो ग्रीक शासक थे जिन्होंने अपनी मुद्रा पर ब्राह्मी लिपि को स्थान दिया। इंडो ग्रीक शासक स्टेटो सेकेंड ने शीशे के सिक्के चलाए, तो ये भी एक है, शीशे का सबसे पहले सिक्का स्टेटो सेकेंड ने चलाया था। और सबसे ज़्यादा जो शीशे का सिक्का चलाने का अगर किसी डायनेस्टी का रिकॉर्ड वो है सातवाहन डायनेस्टी, उसमें शीशे और प्रोटीन के काफ़ी शीशे के सिक्के चले हैं सातवाहन डायनेस्टी में। सोने का कोई सिक्का सातवाहन डायनेस्टी से नहीं मिला है। तो सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासक मेनांडर प्रथम ने उत्तर भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्वर्ण सिक्के जारी किए, लेकिन सामान्यतः भारत में स्वर्ण सिक्कों का व्यापक प्रचलन सर्वप्रथम कुषाणों ने ही किया। नियमित रूप से शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए। कुषाण शासकों में विम कॉडफिसेस ने सर्वप्रथम विशुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। विम कॉडफिसेस ने, कुषाणों ने चांदी के सिक्के नहीं चलाए। कुषाणों का चांदी का कोई सिक्का नहीं मिलता है, याद रखिए। भारत में बृहद स्तर पर सोने के सिक्के कुषाणों ने ही चलाए थे एवं सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों ने चलाई थी। तो देखिए, भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के कुषाण शासकों ने, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने तथा सर्वाधिक मात्रा में चांदी के सिक्के मौर्य शासकों ने चलाए। तो देखिए, सर्वाधिक मात्रा में जो चांदी के सिक्के चले हैं वो मौर्य शासकों के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे जो पंचमार्क सिक्के थे वो कुछ चांदी के भी हुआ करते थे। अब आते हैं कुषाण टाइम पे। तो कुषाण वंश में क्या होता था कि सोने के सबसे पहले विम कॉडफिसेस ने चलाया, और सब शुद्ध क्वालिटी के होते थे। जो सोने के सिक्के चलते थे कुषाण टाइम में वो शुद्ध होते थे बहुत, और लेकिन कुषाणों के टाइम पे सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के चले हैं, और सोने के जो सिक्के होते थे वो कम ही थे लेकिन शुद्ध मात्रा में थे। अब क्या होता है कि जो गुप्त पीरियड आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के मिलते हैं, पर जब चंद्रगुप्त सेकेंड के बाद के जो सिक्के मिलते हैं वो स्कंदगुप्त और बाद के लेटर गुप्ता पीरियड में, तो बड़े उनके क्वालिटी ख़राब होते हैं सोने के सिक्के। तो वो संख्या में बहुत ज़्यादा हैं पर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, वो उतने शुद्ध नहीं है जितना कुषाण डायनेस्टी में। शीशे एवं प्रोटीन के सिक्के पर सातवाहन शासकों ने चलाए हैं। शीशे एवं प्रोटीन, सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी ने सिक्कों पर जलपोत उत्कीर्ण कराया था। यज्ञश्री सातकर्णी उत्कीर्ण होने से उसको समुद्र विजय का अनुमान लगाया जाता है, यज्ञश्री सातकर्णी का। और जुगलथम्बी मेढमान महाराष्ट्र की मुद्राओं से गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा शक क्षयराज शासक नापान को पराजित करने का साक्ष्य मिलता है। तो शक शासक क्षयराज जो शासक था
नेपान उसको पराजित करने का साक्ष्य मिलता है, जो सातवाहन डायनेस्टी का एक जोगलथम्पी मृदभांड है, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा। क्षत्रिय जन योधे केवल स्कंद कार्तिकेय की उपासना करते थे। सिक्कों पर भी स्कंद कार्तिकेय कुमार का अंकन मिलता है। ये योधे जो थे, योधे उस टाइम पे लगभग पहली शताब्दी के आसपास में जो पंजाब है, इंडिया का पंजाब, पाकिस्तान वाले पंजाब और कुछ यूपी का जो सहारनपुर वाला क्षेत्र है, यानी पश्चिमी यूपी का कुछ पार्ट, ये योधे क्षेत्र में आता था। योधे शासकों के क्षेत्र होता था ये। रोहतक योधे सिक्कों की टकसाल थी एवं सुनेत से, ये पंजाब में है। योधे सिक्कों पर बैल की प्रतीक जयमंत्र लिखा गया है। भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर युग के हैं। बेटवार प्रकार के सिक्के गांधार में प्रचलित थे। पूर्व भाग पर दिए गए राज्य के नाम पर अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग पर अंकन पंचाल वंश की मुद्राओं की विशेषता है। बसाड़ में मिट्टी की 274 मोहरें मिली हैं। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते दिखाया गया है, जिसमें उसका संगीत प्रेम प्रकट होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलवाए। उसने पश्चिम भारत में शक शासक रुद्र सिंह थर्ड को पराजित कर शकों के सिक्कों को ही पुनः प्रचलित करवाया। तो उसने कोई नया सिक्का नहीं चलाया था, शकों को ही सिक्कों पे उन्होंने पुनर्अंकित करवा के ये चांदी के सिक्के पे उन्होंने व्याघ्र शैली के सिक्के चलवाए थे। और गुप्तों में सबसे पहले चांदी के सिक्के चलवाए थे चंद्रगुप्त सेकेंड ने। गुप्तों के स्वर्ण एवं रजत सिक्के कुषाण एवं शक सिक्कों पर आधारित था। गुप्त शासकों ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किया। स्वर्ण मुद्रा जो सर्वप्रथम है गुप्त टाइम में, वो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जारी किया, जबकि चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त सेकेंड ने, जो चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य हैं, उसने जारी किया। गुप्त मुद्राओं की पहली निधि कलकत्ता के कालीघाट से मिली है, जबकि सबसे बड़ी निधि बयाना भरतपुर राजस्थान में मिलती है। बयाना भरतपुर से चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर स्कंदगुप्त के सिक्के मिले हैं। इस प्रकार बयाना गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर है। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहते थे, चांदी के सिक्कों को रूपक या रुपए कहते थे। स्वर्ण रजत सिक्कों का अनुपात शक सातवाहन काल में 1:35 का था और कुषाण काल में 1:14 का था। ये अनुपात आते हैं एग्जाम में। और 1:16 का गुप्त काल में था। तो फिर से देखिए, स्वर्ण और रजत सिक्कों का अनुपात शक सातवाहन टाइम में तो 1:35, कुषाण टाइम में 1:14 और गुप्त काल में 1:16 का था। तो गुप्त काल में सामान्य लेन देन के लिए कौड़ियों का यूज होता था। बसड़ बिहार में है, प्राप्त मोहरों से व्यापारिक श्रेणियों का ज्ञान होता है। गुप्तोत्तर काल में सिक्कों पर प्रचलन बहुत कम हो गया सिक्कों का। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के बाद गांगेयदेव कलचुरी ने उत्तर भारत में पुनः प्रारंभ किया। तो गांगेयदेव ने सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति का अंकन करवाया और स्वर्ण सिक्का जो बंद हो चुका था लगभग लिटर गुप्ता पीरियड के बाद, तो उसको दोबारा इन्होंने स्टार्ट कराया उत्तर भारत में। बालोत्र गुजरात में प्रचलित एक मुद्रा थी। देवता हनुमान का अंकन पहली बार चंदेल शासक संलक्षण वर्मा की मुद्राओं पर मिलता है। अभिलेखों एवं सिक्कों की अतिरिक्त मूर्तियां, स्मारक भवनों, मंदिरों, गुफा चित्रों आदि से प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में प्रारंभ हुआ था। मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में जो दो प्रमुख मूर्ति निर्माण की शैली थी, मथुरा शैली जो इंडिजिनस थी और जो गांधार शैली थी वो यूनानी प्रभाव से बनती थी। कुषाणकालीन गांधार कला पर विदेशी प्रभाव था, जबकि मथुरा कला स्वदेशी थी। सैंधवकालीन मोहरों में उनकी धार्मिक अवस्था का ज्ञान होता है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट हम साहित्यिक शोध नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल थैंक यू।